गैस का पास होना नॉर्मल है, ठीक है। जब हम लोग कोई खाना खाते हैं उसमें हमारे खाने में सल्फ़र होता है, मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन मिनरल्स हमारे डाइजेस्ट होते हैं, तो वो फिर गैस रिलीज़ करते हैं। तो वो नॉर्मल जो से लोग होते हैं उनमें अगर गैस पास हो रहा है, मेरे से एक औरत ने कंसल्टेंसी ली, उसने कहा कि मुझे गैस इस तरह से खाना खा रही हूँ मैं आपकी डाइट पे, दूसरी तीसरी कंसल्टेंसी पे आई तो मुझे इस तरह से गैस पास होती है, तो वो समझ रही थी ये बुरी चीज़ हो रही है, ठीक है। नहीं, जो नॉर्मल है, नॉर्मल गैस पास होना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो आप लोगों ने जो खाया पिया होगा उसके दौरान वो रिलीज़ होगी और उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। बुरा कहाँ पे है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेट अकड़ गया है, फूल गया है, पेट में पेन हो रही है और स्मेल वाली गैस पास हो रही है और आप वजू में नहीं रह पा रहे हो। ये फ़र्क है उन गैसेज, अच्छे वाली गैसेज में और ये बुरे वाली गैसेज में। अब बुरे वाली गैसेज में क्या होता है कि यहाँ पर बार बार गैस रिलीज़ हो रही है, और जो अच्छे वाली है वो आप लोगों ने हेल्दी डाइट ली है, अपना खाना खाया है, उसके बाद आप 5-10 मिनट के लिए चले हैं, उसके दौरान जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है, मैदे में जा रहा है, उसमें टूट रहा है वो अपने तेज़ाब के साथ, तो वो उसमें तब फिर क्या होता है क्या वो रिलीज़ हो रही होती हैं गैसेस, तो उस टाइम पे गैस थोड़ी सी पास होगी, लेकिन उसके बाद आप पुरसुकून हो जाएंगे। उसके बाद आपको पूरा दिन आपको गैसेस पास नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। मेरी डाइट के साथ जो लोग चल रहे हैं उन लोगों के साथ ये सारे वो जो गैसेस बार बार रिलीज़ होती थी वो सारे उनके इश्यूज़ इस फॉर्म में वो सॉल्व हो रहे हैं। अब जो गैस बार बार रिलीज़ हो रही है उसका क्या वजह होती है कि जो छोटी आंत होती है वहाँ पर बैड बैक्टीरिया ग्रो कर गए होते हैं, जो कि छोटी आंत में बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। तो वो जब आप खाना खाते हो तो वहाँ पर जैसे कि फाइबर ज़्यादा ले लिया, वो उनका खाना नहीं है बैड बैक्टीरिया का, वो गुड बैक्टीरिया का खाना है और वो बड़ी आंत में जाना होता है, तो वहाँ पे जाके फंस जाता है और वहाँ पे ऊपर से आपके वो आंतों की मूवमेंट रुकी होती है। जो नेचुरल जो सा इंसानी जिस्म है उसमें हर 1.5 घंटे के बाद मूवमेंट अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो वो आंतें खुद ब खुद उनकी मूव करती हैं, इस तरह से मूवमेंट होती है, खाना आगे को धकेला जा रहा होता है। अब वहाँ पर तो मूवमेंट रुकी पड़ी है लोगों की, ठीक है। वेगस नर्व का और गट का कनेक्शन ख़त्म उन्होंने किया हुआ है स्ट्रेस ले लेके, तो वो वहाँ पे जाके क्या करेगा, वो वहाँ पे स्टक हो जाता है, तो फिर वो गैसेस रिलीज़ हो रही होती हैं और वो वजू भी नहीं रह पा रहा होता। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप लोग किस तरह से अपनी गैसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, सीबो का इशू चल रहा है, IBS का इशू चल रहा है, वो सबके लिए बहुत फ़ायदा होगा जब आप लोग इन सारी चीज़ों को पे अमल करेंगे। और स्पेशली जो मेरे हाजी हैं जो हज पे जा रहे हैं उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है ताकि वहाँ पर वो ज़्यादा देर के लिए बावजू रह सकें। वज़ू करना वहाँ पे एक हज के दिनों में एक बहुत ही मुश्किल अमल है, क्योंकि वहाँ पर लंबी लाइनें लगी होंगी, कतारें लगी होंगी वाशरूम में, वहाँ पे बार बार आपका स्टूल आना और बार बार आप लोगों को वाशरूम जाना टाइम कंज्यूमिंग होगा। इधर आपका तवाफ़ चल रहा है, उम्रा चल रहा है, हज के मराहिल चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग बार बार वाशरूम जा रहे हैं, तो नमाज का टाइम हो गया, अब वाशरूम की कतार में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एक तो वो अपनी, इसलिए कह रही हूँ कि ये आप अपनी डाइट को यहीं पर कंट्रोल करें और इसे समझें ताकि आप लोगों के लिए वहाँ पर आसानी हो सके। जिन लोगों को अर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, उन्हें नहीं समझ आ रही है, जिनको हार्मोन्स ख़राब हैं, थायराइड की पेशेंट हैं, जो डाइजेशन से रिलेटेड जिनको इश्यूज़ हैं, वो जहाँ हज पे इतना खर्चा किया है कंसल्टेंसी लेके तो अपनी डाइट फिक्स करा के जाएं ताकि आप लोगों को वहाँ पे आसानी हो सके, अपना हज अच्छे से परफॉर्म कर सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उनकी हेल्थ यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ रही हूँ। आए आप लोग भी हमारे साथ वीडियोस को सुने समझें, अपनी हेल्थ के लेवल आगे लेके जाएँ। अब यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल हेल्थ पे काम करना है। यहाँ पे कोई एक वीडियो आप लोगों ने सुन के उस पर नहीं लग जाना। यहाँ पे अपने आप को चेंज करने के लिए आपको कंप्लीट डाइट चेंज की ज़रूरत होती है, कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत होती है। मैं बग़ैर किसी दवाई के सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए लोगों की बीमारियां ख़त्म कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्टडीज़ को इस्तेमाल करते हुए, इसका भरपूर, इसीलिए इतनी टफ़ लाइफ के बावजूद मैंने चैनल को किया हुआ है। लेकिन लोग हैं कि वो मेरी वीडियोज़ के व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मेरा चैनल डाउन जा रहा है, क्योंकि लोग जो से हैं वो इस तरह से इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाहते, उन्हें टोटके चाहिए, और टोटके जो से हैं वो वक्ती तौर पर होते हैं, वो परमानेंटली नहीं होते। अच्छा, मैंने एक वीडियो में सुना था कि जो हज के लिए जा रहे हैं अजवाइन अपने साथ वो लेके, वो अजवाइन का कहवा बना के वो पिएं, ठीक है। अजवाइन गर्म होती है, आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा गैसेस का इशू है, तो मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि आपके जो बड़ी आंत, छोटी आंत है, वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करे हुए हैं, ये बैलेंस होने चाहिए। जो गुड बैक्टीरिया है ना, ये बैलेंस होंगे तो आपके बड़ी आंत से छोटी आंत में ट्रैवल नहीं करेंगे। जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, फिर ये मूव कर करके आंतें कितनी लंबी होती हैं,
उनमें से मूव कर करके ये छोटी आंत में ये बैड बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। तो जो बैलेंस रहते हैं वो बड़े जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया को ऊपर मूव नहीं करने देते हैं। तो ये वजह है कि वहाँ पे अब आपके उन बैक्टीरिया हैं। इसमें अब आप लोगों को हेल्प करनी है, अभी हज के दिन हैं, इसमें आप थोड़ा इंटरमिटेंट उन बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी हेल्प करेगी। आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले मेरी वीडियोज़ वो सुन लेने हैं, समझ लेने हैं, थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग को थोड़ा सा लेके आएँ। अब ये नहीं कि लंबे लंबे फास्ट करना शुरू कर दें और वीकनेस में चले जाएं, वैसे भी नहीं, क्योंकि हज पे जाना है आप लोगों ने। वो 8 घंटे से स्टार्ट कर लें, 10 घंटे से स्टार्ट कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है रात के खाने के बाद जो आपका फर्स्ट मील होगा उसके दरमियान लंबा वक्फा देना, एक बादाम भी उठा के नहीं खाना आपने, उसमें उसके दौरान पानी आप पी सकते हैं, सुबह मेरा मॉर्निंग ड्रिंक पी सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कहवा पी सकते हैं, देसी घी मक्खन वाला, वो आपको एनर्जी भी दे देगा। तो ये इससे क्या होगा कि आपकी जो छोटी आंत है उसके बैक्टीरिया उसका खाना नहीं मिलेगा, जो उसका खाना क्या है, शुगरी रिफाइन आटे, डबल रोटियां, ये चीनियों की बनी हुई चीज़ें, जब उनको नहीं मिलेंगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो वहीं मरना शुरू हो जाएंगे। और उनको बॉडी से निकालने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट रिच आप लोगों ने फूड खानी है। तो वो भी आप लोग मेरी वीडियोस को सुने समझें, ठीक है। जैसा कि अनारदाना है, इमली आलू बुखारा है, वो आप यूटिलाइज़ करें ताकि वो बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो सके। वाटर इनटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात हुई। अब कब्ज़ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे जाके मुझे सिचुएशन उन लोगों की नज़र आ रही है कि वहाँ जाएंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा कि लाइनें लंबी लगी पड़ी हैं और आप वाशरूम में इतनी देर लगा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो इस फॉर्म में अगर आप सलाद सब्जियाँ ज़्यादा खाएंगे तो आपको इशू करेंगी। तो आप लोगों ने उसे अवॉइड ज़रा करना है, कच्ची सब्जियाँ आप लोगों ने नहीं खानी हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने जो अपना फाइबर है वो फ्रूट से पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रूट आप लोगों ने भर भर के नहीं खाने हैं, इंसुलिन स्पाइक भी ना आपके आए, शुगर स्पाइक भी ना आए। आप अपना खाना खा के बाद में स्वीट डिश के तौर पे आप अपना थोड़ा फ्रूट ले लीजिएगा, वहाँ से फाइबर पूरा कर लीजिएगा। अब ये एक रिसर्च स्टडी जो उनसी मैंने पढ़ी, उसमें क्या किया गया, उन्होंने 10-10 लोगों के उन्होंने बैच बनाए, ठीक है। उन्होंने उन दोनों को एक को उन्होंने डबल रोटी दी खाने के लिए, रोटी ब्रेड उनको दी, और दूसरे को क्या दिया, दाल का बाउल दिया, ठीक है। छिलके समेत उन्होंने दाल बनाई और उसका बाउल दिया। जब उन्होंने चेक किया दोनों की शुगर, वो जिसने ब्रेड खाई हुई थी उसकी शुगर जो सी वो ज़्यादा शुगर के लेवल थे, और जो दूसरा था जिसने दाल खाई थी, फाइबर खाया था, उसके शुगर के लेवल कम थे, उतनी शुगर उसकी नहीं बढ़ी, ठीक है। दोनों डायबिटिक पेशेंट थे, उसकी शुगर नहीं बढ़ी। वजह कि इसमें जो सा है वो फाइबर आ गया था दाल की फार्म में, और प्रोटीन आ गया था। हमारे प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारी फैसिएशन जो हमारी भूख का हार्मोन है उसे कंट्रोल करने के लिए, और कॉन्स्टिपेशन को करने के लिए फाइबर आप लोगों ने अब किस फॉर्म में देना है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। ये दिया गया। उसके बाद उन्होंने रात के खाने में क्या किया, दोनों को ब्रेड दी। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ब्रेड दोनों ने खाई तो उनके जब घंटे 2 घंटे बाद उनके शुगर लेवल चेक किए गए। अब होना ये चाहिए था ना कि दोनों ने ब्रेड खाई है तो दोनों के शुगर लेवल हाई होने चाहिए थे। उसमें से क्या हुआ, जिस ग्रुप ने सुबह भी ब्रेड खाई थी, दोपहर में ब्रेड खाई थी, उसके शुगर लेवल बढ़े। जो दूसरे वाला था उसने इवन के ब्रेड खाई थी लेकिन उसके शुगर लेवल स्पाइक नहीं किए। वजह जो उसने लंच में फाइबर लिया था और प्रोटीन लिया था, उसने कंट्रोल की उसकी शुगर, ठीक है। उसके एंजाइम्स कह लो कि आपकी बॉडी से, आपके लिवर से, आपके जिस्म से के अंदर से एंजाइम्स रिलीज़ कराने में हेल्प करती हैं प्रोटीन और ये फाइबर। तो वो उसकी उस टाइम पे स्पाइक नहीं की शुगर। तो ये रिसर्च बेस्ड स्टडी है। तो आप लोगों ने भी अब देखो अपने खानों को बार बार आप लोगों ने नहीं खाना ताकि आपको शुगर स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक ना आए। वाटर इनटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है। ये मेरा वीडियो वाटर वाला भी मैंने आप डाला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट वाला, वो भी सुन लीजिएगा। और आप लोगों ने अपने देखना है कि मेरे सारे न्यूट्रिएंट पूरे हो रहे हैं, उस पर रोटियों पर जोर नहीं देना। वहाँ पर ब्रेड रोटियाँ बंद चल रहे होते हैं, वो आप लोगों ने उसको अवॉइड करना है। उसकी बजाय आप लोगों ने बाकी दूसरे जो उनसे न्यूट्रिएंट हैं वो आप लोगों ने सारे अपने पूरे करने हैं। कि आपको दाल है, गोश्त भी होना चाहिए, रोटी थोड़ी मिकदार में, ठीक है। मेरा एक वीडियो मैंने उस पर भी हज के ही है, वो बैलेंस डाइट के नाम से मैंने डाला हुआ है। उसमें भी कितना कितना पोर्शन आपकी प्लेट में होना चाहिए, अपने प्लेटर को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपनी वो वहाँ पे सीधी रखनी है ताकि आप लोगों को वो इसमें इशू ना हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी, जो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए मैदे का तेज़ाब ना, हमारे जो घर की बैटरी होती है ना, उसके जितना तेज़ होना चाहिए। जो नॉर्मल इंसान है जिसका अच्छा चल रहा है सारा कुछ, ठीक है ना, हेल्दी लाइफ स्टाइल है जिसका, तो वो अब मैदे के में तेज़ाब अच्छा होगा तो आगे अनडाइजेस्टेड खाना नहीं जाएगा, वो डाइजेस्ट होके जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, आपको एनर्जी भी वही देगा।
तो आप लोगों ने उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, यहाँ से शायद आपको ना लेके जाने दें एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन आप लोगों ने वहाँ जाके सेब का सिरका ढूंढ लेना है और वो गोल्डन कलर का होना चाहिए, वाइट वाला नहीं लेना। और आपने कोई अंगूरी, यहाँ कंसल्टेंसी के लिए आती हैं जैतून का सिरका, अंगूरी सिरका, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको सेब का सिरका चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने वो एप्पल साइडर विनेगर वहाँ ईजिली मिल जाएगा, बस ढूंढने की ज़रूरत है आप लोगों को। वो आप लोगों ने अपने हर मील के साथ छोटे चम्मच का कह लो कि चौथा हिस्सा, अब ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कंडीशन है ना, किसका कितना ख़राब है सिस्टम, तो आप लोगों ने छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा, आधा छोटा चम्मच आधे ग्लास पानी में डाइल्यूट करके पीना है। उसे वैसे ही नहीं पी लेना, बहुत एसिडिक होता है और वो अंदर की लेयर्स भी आपकी ख़राब कर सकता है, आपको अल्सर भी करा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को उसको पीने का तरीका है कि खाने के साथ आप लोगों ने पीना है ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके और आप लोगों को देखिएगा ये ब्लोटिंग और गैस ये सारी आपकी इशू नहीं आएंगे। और खाना खा के बेहतरीन जो सा सलूशन है, खाना आप लोगों ने तसल्ली से अपना टाइम वो रखना है जिसमें आप सुकून से खा सकें, चबा चबा के खाएंगे तो आप लोगों का खाना डाइजेस्ट भी ईजी होगा और गैसेस भी नहीं बनेंगी। आप लोगों ने इसलिए टाइम अपना वो रखना है कि जो इबादत से फ्री होके या उससे पहले और या उसके बाद। अच्छा, आप लोगों ने एक तो खाना अच्छे से चबा के खाना है, उसके बाद खाना खा के 10-15 मिनट की वॉक, जहाँ पे भी हैं, अजीज़िया होटल में हैं या जहाँ पे भी होटल में आपने खाना खाया, 10 मिनट की आप लोगों ने वॉक करनी है। उसके दौरान आपकी गैसेज रिलीज़ होंगी और डीप ब्रीदिंग ने यहाँ आपको बहुत सहारा देना है, ठीक है। अब आप लोगों ने सफ़र में जा रहे हैं, एरोप्लेन में वो मिल रहा है खाना मुख्तलिफ़ तरह का, आप लोगों ने वो खाने नहीं बैठ जाना है। आप लोगों ने अपनी खा के वहाँ पर फिर पेट को फारे आएंगे, गैसेज बनेंगी, आप तंग होंगे। आप लोगों ने अपने मुताबिक जो आपकी डाइट है उसके मुताबिक आप अपना खाना साथ लेके जाएंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि हमें फ्री मिल रहा है। लोग वहाँ पे फ्री के चक्कर में मैंने देखा है कि लोग अपना वहाँ पे बुरा हशर कर देते हैं। वहाँ पे भी मिल रही होती हैं फ्री में और वहाँ जाके भी आपको अल्लाह के घर में भी, खाना काबा में भी जाके, हरम में भी जाके वहाँ पे भी लोग चीज़ें बांट रहे होते हैं, रस्ते में चीज़ें बांट रहे होते हैं। आप लोगों ने जो आपके मतलब की चीज़ होगी वो पकड़नी है, बाकी नहीं पकड़नी है आप लोगों ने, ठीक है। वहाँ बंद होंगे, वो कहाँ आप लोगों के ये कब्ज़ वाले लोग और जिनके साथ ये इश्यूज़ चल रहे हैं वो कहाँ उनको हज़म कर पाएंगे और वो गैसेस नहीं करेंगे। अंदर जाके ये जो होता है ना मैदा, रिफाइन आटा, ये आंतों में जाकर चिपक जाता है, ठीक है। वो फिर वहाँ मसला आ रहा होता है, वहाँ पे फिर गैसेज और वो सारी चीज़ें हो रही होती है। बैड बैक्टीरिया तो खुश हो जाते हैं, उनको उनका खाना मिल जाता है तो वो फिर वो और ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो हमने बैड बैक्टीरिया को खाना नहीं देना, आपने गुड बैक्टीरिया का खाना देना है, ठीक है। उसका आपने ख्याल रखना है। अपनी वॉक का आप लोगों ने कि 10-15 मिनट खाना खा के लाजमी वॉक करनी है और डीप ब्रीदिंग यहाँ पे आपकी हेल्प करनी है, डीप ब्रीदिंग ने, ठीक है। जो लोग हज पे नहीं भी जा रहे हैं, प्लीज़ अपने फैमिली में कोई जा रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें बताएं, उन्हें समझाएं। डीप ब्रीदिंग आपने क्या करती है, वेगस नर्व और गट का कनेक्शन होता है जो कि टूटा पड़ा है। जो लोगों के साथ ये थायराइड और ये सारे जो पेशेंट हैं इनका गट का कनेक्शन और वेगस नर्व का ख़त्म हुआ हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग पे जोर देना है हर खाने के बाद, ठीक है। खाने के बाद 3-4 मिनट, ठीक है, आराम से 3-4 मिनट तवाफ़ करें, उसके दौरान भी थोड़ा बीच में डीप ब्रीथ करते जाएं। आपने उसके बाद हर खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपने डीप ब्रीथ करना है। उससे क्या होगा, आपका पुरसुकून होकर खड़े होकर सिर्फ 4-5 मिनट आप लोगों को चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपकी वो क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेट करेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और इसके अलावा आपकी गैस भी पास होगी। आपने कोशिश करनी जब वज़ू करने के लिए वॉशरूम जाए ना, आप अपना स्टूल पास करने के लिए, या आप और जो नॉर्मल चलते हैं ना डाइट पे मेरी, उनका सिर्फ दिन में 1 मरतबा स्टूल पास होता है। तो अब वो 1 मरतबा करो, फ्री हो जाओ, पूरे दिन की आज़ादी। उसके बाद आप लोगों ने पानी पीना है, सिप सिप करके। मेरा वो वाला वीडियो प्लीज़ सुन लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत हेल्प की हुई है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने जब वॉशरूम जाना उससे पहले ज़रूर डीप ब्रीथ करें, ठीक है। 3-4 मिनट के लिए साइड पे खड़े होकर, इससे आपकी गैस भी पास होगी, आपको पुरसुकून तरीके से रिलीज़ हो जाएगी सारी आपकी बॉडी के अंदर से स्ट्रेस। तो वो फिर आप वज़ू करेंगे, वो आपका वज़ू भी देखना कितनी देर तक चलेगा, आपका बार बार वज़ू नहीं टूटेगा। लोगों को वॉशरूम कईयों को नहीं आ रहा होता तो गैस की वजह से उनके वज़ू टूट रहे होते हैं। तो वो आप लोग अपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम अपना इसमें वज़ू करने में और इसमें मत ज़ाया करें। आप लोगों ने अपनी इस पे डाइट पे आप लोगों ने तवज्जो देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई कि आप लोगों को वो फकियाँ की ज़रूरत नहीं है, सेब के सिरके की वहाँ ज़रूरत है, वो आप लोगों ने रखना है। फ्रूट का इंटेक आप लोगों ने साथ साथ रखना है ताकि आप लोगों को एंटीऑक्सीडेंट रिच भी फूड साथ में मिलती रहे और गुड बैक्टीरिया का खाना भी मिलता रहे जो कि फ़ाइबर है। तो प्याज आप लोगों ने यूज़ करना है लाजमी, वो सल्फ़र होता है उसके अंदर और वो जो सारा कचरा जिस्म के अंदर होता है वो अपने साथ चमेट के वो बाहर निकालता है स्टूल की फॉर्म में और यूरिन की फॉर्म में। तो प्याज का लाजमी इंटेक आप लोगों ने खाने के साथ करना है, कच्चा प्याज।
आपका सलाद कच्चा प्याज होना चाहिए, दही होना चाहिए प्रोबायोटिक, ठीक है। ये इतनी सी चीज़ों का आप लोगों ने ये लाजमी ख्याल रखना है आप लोगों ने, चाहे जिस भी एज में आप हैं, ठीक है। अब मुझे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी हज करने के लिए जा रही हूँ, और अल्लाह ताला से ना आप लोगों ने कभी भी मांगना, उम्मीद करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब मेरी कंपनी ने जो सा मुझे इस मरतबा हज के लिए मेरे और मेरे हस्बैंड को कंपनी भेज रही है। अब 30 नवंबर को ये डिसाइड हुआ, मेरे एमडी साहब ने मुझे बुला के 20 नवंबर को उन्होंने कहा मैडम हम आपको आपके हस्बैंड को हज के लिए भेज रहे हैं। हज के लिए मेरे से ज़्यादा एज के लोग भी थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जब अल्लाह ताला का हुक्म आना हो, अल्लाह ताला की तरफ से जब आसानियाँ पैदा होना हो, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब पिछले ही साल 20 नवंबर को मेरे भाई ने, बड़े भाई सऊदीया होते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम उम्रे के लिए आ जाओ ना, तुम्हारी इतनी बिजी लाइफ है, ऑफिस में सब कुछ चल रहा है, तुम इतनी हर टाइम टेंशन में रहती हो, हर टाइम स्ट्रेस वाली तुम्हारा लाइफस्टाइल चल रहा है, तो 1 महीने के लिए तुम आ जाओ, उम्रा भी कर लेना, मेरे पास भी टाइम स्पेंड कर लेना। वो रियाज होते हैं, लेकिन वो कह रहे थे मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना, तो अच्छा टाइम तुम्हारा स्पेंड हो जाएगा। मेरे भाई ने वहाँ से, और जब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, जब साल पहले मेरे भाई ने कहा कि तुम जो सा है ना उसकी इस तरह से उम्रे के लिए तुम अप्लाई करो, उसके लिए पासपोर्ट के लिए ना तो अप्लाई करो। मेरे माइंड में फ़ौरन आया कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तो भाई मुझे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। फ़ौरन मेरे भाई ने कहा कि मैंने फ़ी तुम्हारी पे कर दी है ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए। उन्होंने वो जो एमरजेंसी में वो उससे भी ऊपर वाला जो होता है ना कैटेगरी, उसमें अर्जेंट वाली, उसमें उन्होंने करके फ़ी पे कर दी। उन्होंने कहा कि ये नंबर है तुम्हारा, सीरियल नंबर, तुम सुबह जाओ वहाँ पासपोर्ट ऑफिस और तुमने जाके ना अपना प्रोसीजर बाकी का पूरा करो। मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाया। जब 20 तारीख को मेरा पासपोर्ट बन के आ गया, 20 तारीख है, 20 नवंबर पिछले साल की है मेरे पासपोर्ट के ऊपर। तो उसके बाद मेरे ऑफिस में इतना रशी से चल रहा था, और मैंने फरवरी तक जाना था। तो लेकिन उन डेज़ में, अब जनवरी में मेरे भाई ने फिर मुझे वो दूसरे भाई के थ्रू बाकी के पैसे भेजे, मुझे 40,000 भेजा कि ये बाकी जो मामला हैं वो तुमने देखने हैं, और तहसील में जाके तो अपना वो सारा कुछ करवाना है, सुबह प्रोसीजर। और मैंने पिक तक नहीं खिंचवाई हुई थी, मुझे इतना ऑफिस में काम था। तो मेरे भाई ने कहा तुम किस तरह से आ सकोगी, तुमने देखो अभी तक सुबह तुमने जाना है और अभी पिक भी नहीं खिंचवाई हुई। तो फिर मुझे वो इतना रशी में सारा कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने भाई को कहा कि ना मैं ऑफिस, और उन दिनों ऑफिस में चेंजेस भी आए थे, ठीक है, FBR की तरफ से सारे चेंजेस चल रहे थे। मुझे हुआ कि मैं किस तरह से छुट्टी मांगूंगी, और मुझे फिर हो रहा था अच्छा चलो मैं काम साथ ले जाऊंगी ना, लैपटॉप साथ ले जाऊंगी, वहाँ जाके काम कर लूँगी, चैनल का भी मैं कर जाऊँगी। इस तरह से मैंने तब प्लान किया हुआ था। लेकिन वो सारा कुछ देख के ना उस टाइम पर मुझे लगा कि मैं अब ऑफिस के साथ मैंने सिंसियर थी, इस वजह से मुझे था कि मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं किस तरह से ये वो कर सकूंगी। तो मेरे माइंड में ये सारा कुछ है। मैंने भाई को कहा कि मैं थोड़े अरसे बाद आ जाऊंगी ना। तो अभी जो है ना अभी वो चेंजेस आए हुए हैं, और ये फरवरी से स्टार्ट होने हैं, और वो फरवरी से ही इम्प्लीमेंट होने थे सारे चेंजेस। तो मेरे भाई ने थोड़ा दिल ख़राब किया। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम जिसमें ईजी फील करो। सुबह मैं गई, छोटे भाई को मैंने पैसे वापस किए कि ये जो बड़े भाई ने दिए थे तो ये वापस आप उनको वापस कर दो। तो मेरे छोटे भाई ने दिल ख़राब किया, उसने कहा कि तुम चली जाती ना तो कितना अच्छा हो जाना था, तो उम्रा हो जाना था तुम्हारा, और थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाना था। मैंने उसे, लेकिन मुझे यकीन था, मैंने दिल में थोड़ा सा मुझे हुआ कि शायद मेरी अल्लाह की तरफ से अभी वो अल्लाह ताला को मैं पसंद नहीं हूँ जो इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ बनी, थोड़ा सा हुआ। लेकिन फिर मैंने अपने भाई को कहा कि जौन सा है ना कोई बात नहीं, अभी बहुत लाइफ पड़ी है, इंशाल्लाह मैं जाऊँगी, देखना सब कुछ होगा, जाऊँगी सब कुछ होएगा, तुम परेशान नहीं हो। ऑफिस में चली गई। अब ये उसी डेट को मुझे 1 साल बाद अनाउंस हुआ, और वो मुझे हज के लिए अनाउंस हुआ कि तुम हज के लिए आ रही हो। तो इस वजह से अल्लाह ताला से कभी भी नाउमीद नहीं होना और पॉजिटिव रहना। और वही ऑफिस जहाँ से मुझे निकलना मुश्किल लग रहा था, मुझसे पहले ही एक लड़के को मुझसे प्रिपेयर करवाया गया कि अपना काम इसे सिखाओ, ताकि ये आपको अगर आपने छुट्टी पे जाना हो तो फिर आप क्या करोगी। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया तो नहीं था कि हम ये सोच रहे हैं, या ऐसे MD साहब ने कहा है, तो उसने मुझसे काम वो कहा कि इसे सिखाओ। तो वो फिर मैंने उसे काम सिखाया, और अभी भी टफ सब कुछ चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला पे सारा कुछ छोड़ा हुआ है। इसलिए बुरा हशर मेरा हुआ पड़ा था रमज़ान में भी, और सारा कुछ मैं सारी चीज़ें लेके चल रही थी। अब टफ लाइफ के साथ चलने का ये फ़ायदा होता है कि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैंने सारी वीडियोस डाल के अपने, ये है कि मैंने वीडियोस जो सी है वो मेरा चैनल थोड़ा डाउन गया, ये 3-4 महीने से मैंने एक वीडियो पे आ गई थी, क्योंकि ऑफिस का काम मैंने बताया ना कि अब फिर वो उतनी उससे ज़्यादा प्रेशर का काम है। अब ये भी देखो अल्लाह की तरफ से कि तब थोड़ा कम प्रेशर का काम था FBR की तरफ से, अब ज़्यादा प्रेशर का काम है। और ये 1 जून से ये अलाउ होनी है चीज़ें, और सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, और मुझे वहाँ पर वो सारा वो
अपनी पार्टिसिपेशन देनी पड़ रही है वहाँ पे सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ भी चल रहा है साथ साथ। और साथ में मैंने अपनी वीडियोस भी बना के ये कि कम कर दी हुई हैं, 2-3 महीने से मैंने एक वीडियो पे आ गई हुई हूँ। आपकी सारी आप लोगों ने परेशानियों ना सारी वीडियोस मैंने डाल दी हुई हैं चैनल पे, शेड्यूल कर दी हुई हैं। आप लोगों को नॉलेज आप लोगों का मिलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो कंसल्टेंसीज़ हैं हज के 5 दिनों के अलावा बाकी कंसल्टेंसीज़ भी मेरी ऑन होंगी। वो जब मैं रूम में जाया करूँगी अपने रेस्ट टाइम के लिए तो वो कंसल्टेंसी का टाइम मैं आप लोगों के साथ वो कर लिया करूँगी। पहले भी हमारा इसी तरह से ही मेरा प्रोसीजर होता है कि जब फ़ी का आता है तो उसके बाद मैं उनको डे और टाइम बता देती हूँ। तो इसी तरह से इंशाल्लाह ताला वो भी चलेगा। और मुझे वो कोई मुश्किल ऐसी चीज़ों की वो नहीं लग रही है कि वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा ये बीच में खपी हूँ, 2 महीने में मेरा पीरियड साइकिल ऊपर नीचे यूँ शदीद किस्म का जिसमें मुझे रेस्ट चाहिए था उसी में मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। थोड़ा बीच में थक भी रही थी, बीच में कह रही थी या अल्लाह मुझसे नहीं होगा ना ये काम, मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों को लेके चलूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी मदद फरमाई है कि मैं सारी चीज़ें मैनेज मेरे से हो पाई हैं। अब यहाँ पर जो रह गया मेरे लिए वो यहाँ पे जब मैंने जाना है आप लोगों ने मेरे लिए और रामीन के लिए प्रे करनी है। रामीन को क्योंकि मैं नहीं लेके जा रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो रामीन जो सी है वो उसे उसकी फूफो की तरफ छोड़ूंगी और साहिवाल उसे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे भी रिलेटिव्स हैं, मेरे बहन भाई मेरी नंद यहाँ पे भी हैं, मेरी देवरानी भी हैं यहाँ पे। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी रामीन को कहाँ छोड़ूँ। मैंने आंखें बंद करके जब सेटिस्फाई के लिए सोचा कि मैं या अल्लाह मैं कहाँ रामीन को छोड़ूँ, मेरे बाजी फरा आई, ठीक है, मेरे माइंड में और मेरे सामने कि मुझे रामीन को वहाँ छोड़ना चाहिए। तो रामीन को साहिवाल इंशाल्लाह ताला वो अब मेरी 16 मई जब ये वीडियो आप लोगों को चल रही होगी, ये 17 को वीडियो होगी और मैं तब इंशाल्लाह ताला मक्का पहुँच चुकी होंगी। मेरी फ़्लाइट मक्का की है तो मक्का में इंशाल्लाह ताला मेरा उम्रा भी हो गया होगा अदा अल्लाह ताला के हुक्म से। और आप लोगों की ये 17 की वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो अब रामीन के लिए आप लोगों ने प्रे करनी है। रामीन मेरी बहुत बहादुर बेटी है, ये इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये रहेगी। और जब मैंने डिसाइड करना था मुझे कहा गया सबसे रामीन का ही मुझे वो हो रहा था कि मैं किस तरह से इसको छोड़ के जाऊंगी। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं इसको इतने टाइम के लिए छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जा रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी बच्ची की हिफाजत करेंगे और अल्लाह ताला के सुपुर्द छोड़ के जा रही हूँ। और रामीन भी इंशाल्लाह ताला बहुत बहादुर बच्ची है मेरी। मैंने छिले में जब 1 महीने की थी तब मैंने ऑफिस जाना शुरू किया, मेरे एग्ज़ाम थे। रामीन जब 1-1.5 महीने की थी मैं जाके पेपर दे के आई थी और रामीन मेरी गोद में मेरे पेट के ऊपर इसे लटाया होता था, सामने मेरे बुक होती थी और ऑफिस मेरा जाना इसने मेरा बचपन से अब तक बहुत साथ दिया है। इंशाल्लाह ताला इस मामले में भी मेरा बहुत साथ देगी और अच्छे से टाइम स्पेंड करेगी। बीच में रोती भी है, थोड़ी परेशान हो जाती है तो लेकिन हम दोनों एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं। तो आप लोगों ने भी हमारे लिए प्रे करनी है कि हम दोनों को ये वक्ती जुदाई अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए है। मैं अल्लाह ताला पे अपनी नस्लें भी कुर्बान करूं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी नस्लें कुर्बान करूं और ऐसी जुदाइयाँ कुर्बान करूं। मैं अल्लाह ताला के खुशनुदी के लिए अपनी बच्ची से जुदाई बर्दाश्त करूँ और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द मिलेंगे। 40 दिन का पता भी नहीं चलेगा, 40 दिन के लिए जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पता भी नहीं चलना, जब मैंने वहाँ से आना है मैंने तब खाना काबा के लिए अल्लाह ताला के लिए रो रहे होना है। तो अब भी मेरे अंदर वो तलब है। मैंने सारे पीरियड के दौरान जो सा है मैं इन्हें इस खुशी को रियलाइज़ नहीं कर रही थी कि मेरी खुद की नज़र ना लग जाए। मैं बस काम पे काम किए जा रही थी, काम पे काम किए जा रही थी। लेकिन बीच में जब मुझे याद आता था ना कि मैंने जाना है हज के लिए तो मैं अंदर से यूँ खिल जाती थी, मुझे एनर्जी मिल जाती थी कि साइदा तुम्हें काम करना है, फिर तुमने हज के लिए जाना है। ये सारी चीज़ें जो सी हैं ना ये तुमसे हो जाएंगी मैनेज, तुम बस थोड़ा हौसला करो। अब रामी और रोना नहीं है, अब आप बल्कि हेल्प करो। मेरे से कंसल्टेंसी एक फ़ीमेल ने ली है, उन्होंने अभी अपने बच्चों को बताया भी नहीं है, लेकिन मैंने रामीन को फर्स्ट डे से ही प्रिपेयर किया है ताकि बच्चा मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो कि उसे करना क्या है। इंशाल्लाह वहाँ जाके रामीन आप बताओ आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करोगी? वहाँ पे जाके मैं इधर होके बैठ जाओ, शाबाश। वहाँ पे जाके मैं अपना सारा जो हेल्थ डाइट होती है सारी, यानी सुबह उठ के नाश्ता, सबसे पहले तो मॉर्निंग ड्रिंक पीना, फिर वहाँ पे अपना अंडों वाला नाश्ता करना और किस टाइम पे करना है।
यस, टाइमिंग मैटर करती है, जो कि मैंने रामीन को सिखाया है कि रामीन अपनी टाइमिंग के मुताबिक सब कुछ लेके चलेगी, खुद लेके चलेगी। फूफो की भी हेल्प करेगी, फूफो भी बीच में डंडियाँ मार जाती हैं, फूफो को शुगर भी है, तो ये रामीन फूफो की भी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला। और दिस 1.5 मंथ के लिए मम्मा पापा जा रहे हैं और मैं उधर साहिवाल जा रही हूँ। तो ऐसे हम लोग बीच में चीट डे वगैरह भी कर सकते हैं, बट लेकिन मंथ में एक दफ़ा। वो इसके कज़न ने कहा है ना, हारून भाई ने, कि रामीन आपने जो खाना हुआ करेगा, हम शादी पे भी गए थे ना साहिवाल, तो वो रामीन को कहते रहे कि हम आपकी मामा को नहीं बताएंगे, आंटी को नहीं पता चलने देंगे, तो आपने जो खाना है ना, वो बहुत प्यार करते हैं, रामीन सबसे छोटी है अपने दादकों में, तो उन्होंने कहा कि आपने जो खाना है तो हम आपको ना ला देंगे, पिज़्ज़ा खाना है, जो भी खाना है। रामीन ने नहीं खाया, इसने मुझे यहाँ आके इसके बाबा ने और बताया कि इसको ऑफर्स हो रही थी कज़न्स की तरफ से कि तुमने जो खाना है तो पिज़्ज़ा शीज़ा सब बताओ, हम तुम्हें ला के देते हैं, मामा को भी नहीं पता चलने देंगे। लेकिन अब मैंने अलाउ कर दिया है कि वहाँ पर आप जो है ना 2 हफ्ते बाद एक मरतबा चीट डे कर लिया करना। फिर वहाँ पे अपने ज़्यादा साथ ही मेरी फूफो ने अकेडमीज़ वगैरह में एडमिशन करवाया होगा, वहाँ पे मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँगी। और साथ में जो 15 डेज़ का जो गैप आएगा स्टडीज़ में मेरे स्कूल से, वो स्कूल वाले मुझे सेंड कर दिया करेंगे। फिर वहाँ पे मैं अपना टीचर से राब्ता रखते हुए अपना काम कंप्लीट करूँगी। और फिर मेरे वहाँ पे कज़न्स भी, यानी मेरे भांजे भांजियाँ भी होंगी वहाँ पे। वो मेरी कज़न की बेटियाँ सब मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उनके आगे बच्चे भी हैं, वो बल्कि वो बच्चे रामीन के फ्रेंड्स हैं, रामीन से थोड़े छोटे हैं वो, तो वो नन की बेटियों के वो बच्चे जो से हैं वो रामीन के फ्रेंड्स हैं, आइज़ल और वो सब, उन बच्चों के साथ रामीन इंशाल्लाह मस्ती भी करेगी, इंजॉय भी करेगी। तो वहाँ पे उनके साथ भी बात वगैरह करने में, खेल कूद में ऐसे हो जाता है, टाइम गुजर जाता है। और अब तो स्टडी लेवल भी अब ज़्यादा हो गया, P9 वगैरह, उसमें भी टाइम का पता नहीं चलता। अब स्टडी हार्ड तो हो गई है, तो बायो का होता है। और मैंने इंशाल्लाह मैंने बायो के न्यूट्रिशनिस्ट में ही जाना है। ये रामीन को मैंने वो नहीं किया हुआ फोर्सली कि ये मेरी चॉइस है कि मैं ये अपनी लाइफ के मुताबिक इसे लेके चल रही हूँ, ये रामीन की चॉइस है, इसने हेल्थ को जाना है, समझा है, ये सारी चीज़ें इसने स्टडी की हैं, तो खुद इसका डिसीजन है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा बच्चा बहादुर बन के ये वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा। और आप लोगों ने भी जिन्होंने हज पे जाना है, प्लीज़ बच्चों को बताएं, मेंटली तौर पर प्रिपेयर करें, बच्चों को जो सा स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पे देखो ना कि हमने अब नहीं वो एकदम बताए बगैर एकदम बता के जाएंगे जब एंड के ऊपर, उस टाइम पे बच्चे की क्या कंडीशन होगी। अब यहाँ पे देखो पहले ही रामीन ने इसके साथ मिलके बच्चे के साथ मैंने प्लानिंग की कि आप ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। मुझे इसके 15 दिन इसका ऑफ लेना पड़ा स्कूल से, तो वो मैम ने कहा कि आके फिर ये एग्ज़ाम वगैरह दे देगी ना, तो वो फिर अकेडमी वहाँ पर मेरी नंद के जो है ना रिलेटिव्स हैं वो CMH में इधर प्रिंसिपल और स्टडी करवाते रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने अपनी अकेडमी बनाई है। ये रामीन जाके वहाँ पर इंशाल्लाह ताला अकेडमी में फूफो एडमिशन करवा देंगी, तो वहाँ ये रामीन की स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी, गैप नहीं आएगा। यहाँ पे भी ये इन टच रहेगी अपनी टीचर्स जो ट्यूशन वाली हैं उनके साथ भी, और स्कूल वाली टीचर्स के साथ भी इंशाल्लाह ताला, तो इशू नहीं बनेगा। और मेरे साथ भी इंशाल्लाह ताला टच रहेगी, इन टच रहेगी, अपने मैसेजेस वगैरह छोड़ती रहेगी, हम एक दूसरे से इन कॉन्टैक्ट रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग भी प्लीज़ बच्चों को वो स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों को और भी मैं बता दूं कि ये मैंने जो अबाया वहाँ पे यूज़ करने के लिए बनाया है, मैंने अबाया जिस दिन ये हज का, अच्छा हज से पहले मैंने हिजाब और ये तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया हुआ था, फिर जब हज का बताया तो मैंने अबाया भी शुरू कर दिया ना, उसी वीक में ही मैंने वो रेशमी अबाए थे। अब गर्मी में वहाँ पर मसला उन्होंने करना था, तो मैं कम्फर्टेबल रह के इबादत करना चाह रही थी, तो मैंने ये लोन के लेके कपड़े इसके अबाए बनाए हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये 2 शर्ट्स का कपड़ा लगा है इसको, और ये खुद मैंने स्टिच करवाए हैं। ये आगे से बाजू का भी वहाँ पे मसला होता है ना कि वो खाना काबों को टच करते हुए तो वो बाजू यहाँ से नंगा होता है, तो फिर वो मैंने ये बटन वाले किए हैं। लोगों ने कहा है प्लास्टिक वो रबड़ वहाँ पे लपेटा होता है, तो आप लोग ये इस तरह से आप लोग भी स्टिच करा सकते हैं। ये बाजू वाले कफ वाले बाजू, ठीक है, ये कर लें, ऊपर से भी कफ कर लें, नंगा नहीं होगा पीछे से, ये सारा कवर है, ये इस तरह से ये खुला डुला है ये अबाया, ठीक है। और नीचे से मैंने क्या किया है, यहाँ पर पहले मैंने लोन के दूसरे सिलवाए थे जिस तरह नीचे से प्रॉपर अबाया होता है, बट वो
मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, लोन का कपड़ा थोड़ा वो हो रहा था कि भाई ये इसको नीचे ना लगे, तो मैंने इसको ना स्ट्रेट करके ना यहाँ से जिस तरह ये होता है नीचे वाला उतना ही रहने दिया खुला, लेकिन साइडों से मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया ये, ताकि वो चलने में पाँव उठाने में ईजी रहे, और थोड़ा सा ये ऊंचा यानी कि कह लो कि 1 इंच ऊंचा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा, तो वो ताकि चलने में आसानी रहे इसमें। तो आप लोग भी ये लॉन का बहुत कंफर्टेबल है, ये मैंने ऑफिस भी पहन के मैं गई हूँ, अपने जो ऑफिस के लिए भी मैंने ये डार्क कलर में भी बनाए हैं, तो ये ऑफिस भी यूज़ करके देखा तो ये बहुत अच्छा रहा है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला ये मेरी काफ़ी हेल्प करेगा। तो बाकी अब आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, रामीन के लिए भी प्रे करनी है और मेरे लिए भी, ताकि वहाँ पे टाइम आसानी से वो हौसले और हिम्मत से गुजर सके मैं, क्योंकि ये लम्हे बार बार नहीं आने, नेक्स्ट पता नहीं कब जा होगा कब नहीं जा होगा, तो मैं उनको बजाय वहाँ पे स्ट्रेस लेके और इन चीज़ों की बजाय, और मुझे तो बहुत काम भी करना है वहाँ पे, लोगों की हेल्प करनी है वहाँ पे लोगों की, क्योंकि वहाँ पे जो बड़ी एज के हैं और जो जिनको इश्यूज़ हैं वहाँ पे उनमें मैं इंशाल्लाह ताला मैं सब हाजियों में हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी जो मेरे से हो सका। वहाँ पे फिर मुझे वीडियोज़ ऐसी बनानी है, मैं आप लोगों को वो वाली वीडियोज़ अभी नहीं डालूँगी क्योंकि अभी तो मुझे अपनी इबादत पे भी टाइम करना होगा, बनाऊँगी मैं वीडियोज़ वहाँ पर, लेकिन जब वापस आके ना तो फिर अच्छे से करके मैं आप लोगों को वो चैनल पर वो सारी डालूँगी कि जाके आप लोगों को हेल्प मिल सके कि वहाँ पर क्या इशूज़ हैं, वहाँ पे डाइट कैसी होनी चाहिए और किस तरह से आप लोगों के लिए हेल्पिंग हो जाएगी हर चीज़, क्योंकि जो मुश्किलात मुझे आ रही हैं सारा कुछ समझने में मुझे इसको भी पूरा स्टडी करना पड़ रहा है, ठीक है, सारा मैं स्टडी कर रही हूँ, सारी रिसर्चेस कर रही हूँ उसके बारे में कि किस तरह से आसानी हो सके ना, तो वो आप लोगों के लिए सब मैंने एक अपने चैनल पे पूरा उम्रे का और हज का वो बना देना है, पूरा पैकेज वीडियोस का आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ताकि वो आप जो भी उम्रा और हज पे जाने से पहले मेरी वीडियोस को देख लेगा वो समझेगा कि हमें सारी समझ आ गई, हम लोगों ने करना क्या है, खाना क्या है, वहाँ पे किस तरह से टाइम हम लोगों ने स्पेंड करना है, और ताकि इकोनॉमिकली भी हो, ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर सकें हर चीज़ों को, ठीक, वहाँ पे खाने पीने की वजह में लोगों पैसों की वजह से वहाँ पे सिर्फ वो ये बटी हुई चीज़ें ही खाते हैं ताकि हमें पैसा ना खर्च करना पड़े, ठीक है, मुझे ऐसे लोगों पे बहुत वो हो रहा होता है, तरस आ रहा होता है कि किस तरह से एक औरत को हर चीज़ की ज़रूरत है उसके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, तो वो सारी हेल्पिंग मैं वीडियोज़ बनाऊँगी आप लोगों के लिए जो आने वाली लाइफ में आप लोगों को मदद करेंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हज पे जा रहे हैं उन्होंने साथ में, हाँ, जो फीमेल्स हैं हज के लिए मैं